हेलो दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे, देखिए, एक तो मानहानि का जो केस है बाबा रामदेव के ऊपर, वो क्यों है, क्या है और क्या है पतंजलि योगपीठ। उसके अलावा जो है उत्तराखंड के अंदर अभी रेडियो वगैरह के ऊपर भी बात चल रही है कि मौसम का जो हाल है वो रेडियो पे बताया जाए। और इसके अलावा नेपाल का जो रास्ता है, उसके रास्ते चीन क्या साजिश कर रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इन सभी का आज हम बात करेंगे। 2 दिनों के लगातार के अपने करंट अफेयर हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पारस पंत और आप देख रहे हैं उत्तर पाठशाला। तो चलिए, होप सो आप लोग थोड़ा बहुत इन चीज़ों से अवेयर भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो अपना आईएमए है, ठीक है, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसने अभी बुधवार को क्या किया है, योग गुरु बाबा रामदेव के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का एक मुकदमा जो है वो दायर कर दिया है। अच्छा, मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। और ये क्यों हुआ है, जो सोशल मीडिया का जो वीडियो था वो, जिसके बारे में हमने बात की थी पहले, ठीक है, उसके ऊपर है ये। इसके बाद फिर बाबा रामदेव जी ने एक वो पूरा का पूरा लेटर बनाकर भी भेजा था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। एक मतलब आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी का जो विवाद है वो शुरू हो चुका है। इसी बीच आईएमए ने मोदी जी को जो चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को, कि जो रामदेव बाबा हैं वो वैक्सीनेशन के ऊपर उन्होंने गलत सूचना दी थी, ठीक है, तो उन पर देशद्रोह के मुकदमे भी लगाए जाने चाहिए। मतलब ऐसी काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आई हैं। उसके अलावा कुछ मांगे भी हैं आईएमए की। उनका कहना है कि ये अपना बयान जो है वो वापस लिया जाना चाहिए रामदेव बाबा के द्वारा। इसके अलावा लिखित में वो जो है माफ़ी मांगेंगे और 15 दिनों के भीतर वो वीडियो जारी करें। और फिर बाकी यहाँ पर जो है 1,000 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति की डिमांड भी ये है। मतलब एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी का जो वॉर चल रहा है अभी देश भर के अंदर, वो रामदेव बाबा वर्सेस जो है अभी पतंजलि योगपीठ जो कंपनी है वर्सेस, आप कह सकते हैं, सारे इंडिया के अंदर जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर वगैरह हैं वो सभी। इसके अलावा आईएमए जो है ये नोटिस भी भेज चुका था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, है ना, कि एलोपैथी इलाज के खिलाफ आप झूठ फैला रहे हैं। तो इसके साथ एक लीगल नोटिस ये भी भेजा गया था। और अभी इन्होंने मुकदमा चलाने की भी मांग की है, बशर्ते कि पतंजलि की तरफ से जो बयान आया था वो मैं आपको पुरानी वीडियो में बता भी चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसकी साख को भी चुनौती दी है, ये कहना है आईएमए का। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो रामदेव बाबा जी के बयान के ऊपर ही आईएमए ने बात कही है कि उन्होंने कहा था रेमडेसिविर है, फेविप्लू है, ये सारी चीज़ें या जो भी हैं इनसे लोगों की मौत हुई है। तो इससे क्या हुआ है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी साख को चुनौती दी गई है। तो ऐसी चीज़ें जो है रामदेव बाबा के बयानों में आई थी और उसी के लिए आईएमए ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अपना रखी हैं। इसके अलावा देख लीजिए, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो सीडीएससीओ होता है, उसके ऊपर भी इसके बारे में बात की गई थी। क्योंकि जो इन दवाइयों के बारे में बात की गई थी, चाहे वो रेमडेसिविर हो, फेविप्लू हो, इन सबको जो है अलाउ कौन करता है, तो वो सीडीएससीओ की तरफ से किया जाता है, जो एक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी आपको पता है डीजीसीआई ये हाईएस्ट अथॉरिटी है अभी इंडिया के अंदर में। ठीक है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और बाकी स्वास्थ्य मंत्री तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, हर्षवर्धन जी हैं, है ना, पृथ्वी मंत्रालय भी है। चलिए देखिए, इसके अलावा काफ़ी जो है इशू बड़ा हो चुका है अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ को उन्होंने पर्सनली भी उठाया है। और बाकी जो कुछ भी है, एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी का जो वॉर चल रहा है अभी, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। अब आपके लिए इसमें काम का क्या है, तो आपके लिए जो काम का है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ आपको पढ़नी है पतंजलि आयुर्वेदा के बारे में। नॉर्मली इसे पतंजलि कह दिया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स कंपनी है। कहने का मतलब ये केवल आयुर्वेदिक कंपनी नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों आज की डेट में। हरिद्वार बेस्ड कंपनी है और बाबा रामदेव और बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा 2006 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। और बाकी बहुत सारी इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हेडक्वार्टर वगैरह हैं। ये सारी यूनिट्स इसकी कहाँ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स सारी हरिद्वार के अंदर आती हैं इसकी। ठीक है, कॉस्मेटिक और फूड प्रोडक्ट्स मेजरली ये बनाता है। इसके बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी है, कंज्यूमर गुड्स एंड हेल्थ केयर की बात करती है। 15 साल पहले यानी कि 2006 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, आचार्य बालकृष्ण और रामदेव जी के द्वारा। हेडक्वार्टर की बात करें तो अभी हरिद्वार के अंदर है, उत्तराखंड यानी कि इंडिया के अंदर, तो टोटली उत्तराखंड बेस्ड कंपनी हो गई है। एरिया देखिए, वर्ल्ड वाइड इसका एरिया है, चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले लीजिए, मिडिल ईस्ट ले लीजिए, ठीक है, मतलब बहुत बड़े एरिया में
काम करती है। प्रोडक्ट देख लीजिए, फूड्स है, बेवरेजेस है, क्लीनिंग एजेंट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, फैशन है, मतलब एक तरीके से ऑल टोटल जो है इंडस्ट्रीज़ को संभाला हुआ है और इन सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करती है पतंजलि जो आयुर्वेदा कंपनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आईएमए की बात कर लेते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अगर मैं ये जो यहाँ पे ओनली वगैरह आप देख रहे हैं, ये इसी की वेबसाइट से मैंने लिया है, आईएमए की वेबसाइट से, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? डॉक्टर्स की। ये डॉक्टर्स जो हैं ये मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो अपना एक कम्युनिटी है आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसने कि केस किया है, ये एक बहुत बड़े लेवल की कम्युनिटी है। अब तो आप ये कहेंगे कि ये बहुत ही बड़े लेवल की कम्युनिटी बन चुकी है, अभी इसके बारे में मैं और बताऊंगा आपको। तो ये क्या करती है, डॉक्टर्स के अपने जो वेल बीइंग है, इंटरेस्ट हैं, उनकी तरफ ध्यान देती है। अच्छा देखिए कितनी पुरानी है कि ये 1928 के अंदर से, जब ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 5th ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता के अंदर, तब 1928 के अंदर ये जो है स्टार्ट किया गया था दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेडिकल और अलाइड साइंसेस के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनके सभी प्रमोशन है, एडवांसमेंट है, उसके बारे में इसमें काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया के लिए भी काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है। और इसके अंदर जो मेनली जो लोग रहते हैं वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, डॉक्टर, या फिर एक तरीके से आप मेडिकल पेशे के जो लोग हैं वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर के अंदर इसकी जो है हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और बाकी अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो लगभग 34 स्टेट्स, ठीक है, यूटी मिला करके, यूनियन टेरिटरी मिला करके, उतनों के अंदर आईएमए आज की डेट में काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें बहुत बड़े अमाउंट में आप डॉक्टर देख सकते हैं, 3,30,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं। और बाकी 1750 की लोकल ब्रांचेस जो हैं वो ऑल ओवर द कंट्री इसकी फैली हुई हैं। तो आईएमए जो है अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जिस हिसाब से आपने अभी पतंजलि को देखा कि बड़ी कंपनी है, उसी हिसाब से आईएमए भी ऑल इंडिया के जो मेडिकल जो लोग हैं उनका एक एसोसिएशन आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो रही आपकी आईएमए की बात। अभी हम बात करेंगे नेपाल के रास्ते चीन की जो नज़र है भारत के ऊपर, इसकी बात करेंगे। चलिए देखिए, हुआ ये था कि बीआरओ ने लिपुलेख तक अपनी बढ़िया सी एक रोड बना ली थी, ठीक है ना। ये लिम्पियाधुरा वाली जो रोड है, इसकी वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिएगा, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपका जो भारत नेपाल इशू है वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो उसे ज़रूर देखिए। सुगौली की संधि की वीडियो बनी हुई है चैनल पे, ये चीज़ें तो आपको देखनी ही देखनी है, ठीक है। अब देखिए हुआ ये कि 2020 के अंदर लिपुलेख तक रोड बन गई। उसके बाद चीन जो है, अब क्योंकि अब भारत जो है लास्ट बॉर्डर तक पहुंच गया, तो चीन तो पीछे हटेगा नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि नेपाल के रास्ते से इंडिया के अंदर तक पहुंचने की उसकी कोशिश है, ठीक है। अब इस दौरान भारत कोविड पेंडेमिक से गुजर रहा था, नेपाल गुजर रहा था, तो चीन ने इसमें फ़ायदा उठाने की सोची है। और चीन क्या कर रहा है अभी, नेपाल का जो तिंकर वाला इलाका है वहाँ लगभग अपनी सड़क के लिए काम कर रहा है। एक 22 किलोमीटर दूर तक की अपनी एक सड़क है, और ये बॉर्डर बिल्कुल इंडियन नेपाल बॉर्डर जो है, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है, वहाँ पे ये रोड का काम चल रहा है अभी चीन का। इसी के ऊपर अभी बातचीत भी चल रही है। अच्छा, तो मुख्यालय धारचूला है, तहसील धारचूला पिथौरागढ़ के अंदर जो आती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिपुलेख दर्रा पड़ता है। ये जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत और चीन को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस दर्रे को पार करके आप चीन में जा सकते हैं। एक पारंपरिक पुराना रास्ता है, व्यास वैली है, गर्ब्यांग है, नेपाल का तिंकर है, ये सभी उसी इलाके में पड़ते हैं। अब यहाँ पे इंडिया ने तो रोड बना ली पूरी की पूरी, बीआरओ ने, लेकिन यहाँ पे चीन की तरफ से जो है, चीन थोड़ा सा पीछे रह गया अपने इलाके में। तो अभी नेपाल का जो इलाका है वहाँ से यहाँ तक जो है रोड बनाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, चीन कर रहा है, नेपाल नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये चीन का काम है। और मेजरली अगर आप इस इलाके को देखेंगे, जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, इस तरफ इंडिया है, इस तरफ नेपाल है, यहाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है नेपाल की साइड में, इसमें मैक्सिमम जो फंडिंग है वो किसकी तरफ से आई है, चाइना की तरफ से आई है। और ये कैसे आई है, तो चीन क्या करता है, नेपाल के साथ अपना एक बढ़िया से एलाइज बनाता है, और उसके बाद बातचीत करने के बाद नेपाल को भरोसे में लेकर के उस इलाके में अपना डेवलपमेंट का काम चलाता है, ठीक है ना। अभी देखिए चीन ने कोरोना काल का इस्तेमाल किया है इन सड़कों का जाल बनाने के लिए। ये चीन की बॉर्डर्स नहीं, चीन की रोडें नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आप देखिए, ये बॉर्डर मान लीजिए, ये काली नदी जो फ्लो करती है, इस तरफ जो नेपाल का इलाका है, यहाँ तो इंडिया रोड बनाता है अपनी, यहाँ जो नेपाल का इलाका है यहाँ नेपाल रोड नहीं बनाता, यहाँ की जो रोडें बनाता है वो कौन बनाता है, चाइना। और चीन की जो रोड बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं चीन के अपने निजी हित या निजी स्वार्थ आप कह सकते हैं, इसका कहीं से कहीं तक भी
नेपाल के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये जितना भी सड़कों का जाल बिछ रहा है नेपाल के अंदर, ये सारा का सारा जिन मशीनों से हो रहा है वो सब चाइनीज़ हैं, और फंडिंग जो है वो सब चाइनीज़ है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए तिंकर जो है, ये वाला जो इलाका नेपाल का है, इसको सड़क से जोड़ने की पेशकश चीन ने क्यों की थी? देखिए ये चीन जो है पहले से नेपाल से कह चुका है कि देखिए हम आपकी सड़क सुविधा का विस्तार कर रहे हैं। ये बहाने हैं चीन के, ठीक है। वो चाहता है कि जो रोड डेवलपमेंट है वो हम आपका करें, लेकिन नेपाल ने इसकी सहमति नहीं दी थी। लेकिन अभी जिस तरीके से वहाँ विस्तार का काम चल रहा है, तो अब उच्च हिमालयी क्षेत्र के गांव जो है नेपाल के, वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी जोड़ना है, रोडों से जोड़िए ये वो। तो इससे क्या हो सकता है, चीन को प्रोजेक्ट मिल सकता है, और चीन को प्रोजेक्ट मिलेगा तो उससे क्या है, भारत के लिए थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो माइग्रेशन गांव है हमारे, क्योंकि देखिए उच्च हिमालयी एरिया है, ठीक है, ये उच्च हिमालयी रीजन है, तो क्या होता है यहाँ माइग्रेशन चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर, ठीक है। अब जैसे गर्मियाँ आ गई तो ऊपर थोड़ा सा माहौल ठीक रहेगा तो लोग ऊंचाई की तरफ चलेंगे, ठंड बढ़ने लगेगी तो फिर लोग नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। एक तरीके का माइग्रेटली जो लोग हैं, एक माइग्रेशन करने वाली पॉपुलेशन इन इलाकों में रहती है। अब यहाँ आप गांव देखेंगे तो नपलजू है, गुंजी है, रोंगकोब है, नाबी है, कुटी है, ये नाम काफ़ी आपने सुने होंगे, नाभी डांग, कुटी, अपना गुंजी काफ़ी फेमस है ये तो। 6,000 से ज़्यादा लोग करीबन यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश है तो माइग्रेशन होता है, गाँव के लोग ऊपर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, ये दोनों तरफ के काम है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार तो पहले हम देखेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अभी 61st राइजिंग डे भी इसने मनाया अपना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये है क्या, एक तरीके का आप कह सकते हैं रोड कंस्ट्रक्टिव बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरीके की इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो है ना, भारतीय सैन्य बल, उन्हीं का सपोर्टिंग विंग आप एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि 2015 के बाद अगर आप देखेंगे, 2015 से ये क्या है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है अपने, ठीक है। ये क्या करता है, रोड नेटवर्क जो है इनको बढ़ाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कहेंगे जो कठिन और दुर्गम इलाके हैं, बॉर्डर के जो कठिन और दुर्गम इलाके हैं और सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ का जितना भी निर्माण कार्य है वो कौन करेगा, आपका बीआरओ करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीआरओ जो काम करता है, ये अभी की डेट में अगर आप आज की बात करते हैं तो वैसे इसमें 19 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज़ है। अगर मैं आपसे कहूँ तो 21 राज्य के आसपास आप कह सकते हैं, 21 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, जो कि अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ ये काम करता है। कंट्रीज़ की आप बात करेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, भूटान के अंदर आप कह सकते हैं, म्यांमार के अंदर आप कह सकते हैं, ताजिकिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ ये बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। जैसे मैं आपको इसके 2 बड़े से प्रोजेक्ट बता दूं जो आपको याद भी रखने हैं, ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण भी हैं वो। एक तो आप कहेंगे सर अफगानिस्तान के अंदर है, 2008 के अंदर बनाया गया, यह है डेलारम जरंज हाईवे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेलारम जरंज हाईवे, ये अफगानिस्तान के अंदर इसने बनाया, बीआरओ का ही काम है। इसके अलावा ताजिकिस्तान के अंदर भी इसी दौरान जो है प्रोजेक्ट बने थे। एक तो है फरखोर, याद रखेंगे आप, फरखोर है एक, और एक है अयानी, ये दोनों हवाई अड्डे हैं, फरखोर और अयानी हवाई अड्डे, ये दोनों के दोनों किसके द्वारा बनाए गए हैं, बीआरओ के द्वारा। डेलारम जो जरंज है ये आपका अफगानिस्तान में पड़ेगा, हाईवे है ये डेलारम जरंज, और जो आपका फरखोर है और अयानी है ये ताजिकिस्तान के अंदर है, ठीक है, बीआरओ ने बनाया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 50,000 किलोमीटर, ठीक है, रोड वगैरह, 400 परमानेंट ब्रिज हैं, 40,000 मीटर के, ऐसे एयरफील्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बीआरओ ने बनाई हैं, ठीक हो गया। और ये क्या करता है, स्नो क्लियरेंस का काम भी करता है, तो आपदा के लिए जो काम है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ रहता है, ठीक है। मतलब आपका केवल और केवल बॉर्डर पे ही काम नहीं करता, आपदा के अंदर भी काम करता है, आपका डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, जैसे कि चाइना का अपना बॉर्डर है मेनली, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको बीआरओ के बारे में और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो आपका बीआरओ पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर इंडियन आर्मी से भी लोग आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वहाँ से भी लोगों को रखा जाता है, आर्मी के अंदर से भी लोग आते हैं, वहाँ की जो इंजीनियरिंग विंग है, इलेक्ट्रिकल्स विंग है, मैकेनिकल इंजीनियर है, आर्मी सर्विस कॉर्प्स हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये अपना आपने ग्रिफ का नाम सुना होगा, ठीक है, GREF, ग्रिफ, जर्नल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्सेस जो है, इंजीनियरिंग सर्विस है ये अपनी, ये जो है मेजरली ग्रीफ जो है यहाँ से लोग आते हैं, ये पेरेंट कैडर भी है बीआरओ का। आजकल अब इंडियन एयर आर्म फोर्सेस से भी आने लगे हैं, सेना से भी लोग आने लगे, तो इनके बीच में काफ़ी क्लैश भी रहता है जॉब वगैरह के लिए कि प्रमोशन किसको मिलना चाहिए, क्योंकि प्रीफ्रेंस आर्मी के लोगों को मिल जाती है। मतलब एक तरीके से अपने आप में बड़ा करंट का टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कंपोजिशन है ये बनता कैसे है, तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस और ग्रीफ इन दोनों के साथ ये बनेगा। चलिए इतना होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बाकी 7 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि
15 के बाद से ये अपना रक्षा मंत्रालय के अधीन आया है। ठीक है, चलिए हेडक्वार्टर देख लीजिए, सीमा सड़क भवन जो है नई दिल्ली के अंदर वो है। डायरेक्टर जनरल अभी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं उत्तराखंड की स्वास्थ्य संबंधित हालातों के ऊपर। चलिए अब हुआ यह है दोस्तों कि चंपावत के अंदर अभी हाल ही में अपने मुख्यमंत्री जो हैं तीरथ सिंह रावत जी वो आए थे और काफ़ी खुश होके गए, बोले बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ उन्होंने चीज़ें देखी कि बड़ा अच्छा है। इस दौरान उन्होंने वहाँ जो आईसीयू खुला था हाल ही में उसका भी निरीक्षण किया और बिल्कुल को एक्सीडेंट आप कह लीजिए, को इंसिडेंट आप कह लीजिए कि उस दिन आईसीयू खुला हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो खुश होके गए, लेकिन जैसे ही सीएम साहब गए तो जो है आईसीयू फिर से हो गया बंद। अच्छा, अब एक बड़ा कोइंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि जिस दिन सीएम आए, अपने मुख्यमंत्री जी जिस दिन आए उस दिन आईसीयू ओपन हुआ। ठीक है, 1 साल बाद, और जैसे ही सीएम साहब चले गए आईसीयू फिर से बंद हो गया। चलिए अब देखिए इसमें एक आदमी भर्ती भी होना था, तो ऑब्वियसली कोविड पॉजिटिव जो एक विभागीय कर्मचारी है उसे आईसीयू में भर्ती भी किया गया था, और जैसे मुख्यमंत्री जी वापस गए उसे जनरल वार्ड में फिर से शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ हुआ क्या, अब इससे पहले आप ये समझिए कि यहाँ लगभग 13 मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी से या ऑक्सीजन लेवल की कमी से जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उनको आईसीयू फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी। अच्छा, अब देखिए, अब जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी आए तो आईसीयू खोला गया, एक विभाग का कर्मचारी जो है वो इसमें भर्ती भी हुए। ठीक है, और फिर शाम को वो तबीयत ठीक हो गई तो वो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया उनको। अब देखिए 15 अगस्त को जो है दोस्तों इस जिला अस्पताल के अंदर 4 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू का शुभारंभ किया गया था पिछले ही साल, और यहाँ बंद क्यों किया गया, क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते हुए आईसीयू को कर दिया गया बंद। ठीक है, अब कोविड के मामले बढ़े उसके बाद भी इसको खोला नहीं गया। इसके अलावा लोहाघाट, टनकपुर, इन इलाकों में भी आईसीयू तो हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोहाघाट के अंदर भी 2 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू तैयार हुए हैं। टनकपुर में 3 वेंटिलेटर वाले जो हैं वो हैं। 1 साल तकरीबन सभी को हो चुका है और इन सभी में स्टाफ नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, आईसीयू हैं लेकिन बंद रहते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर जो शोभित तिवारी जी हैं, जिला अस्पताल चंपावत के प्रवक्ता, उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि देखिए चंपावत जिला अस्पताल में आईसीयू संचालन के लिए जो ट्रेंड स्टाफ है वो नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर पत्राचार किया गया, जब स्टाफ होगा तो हम उसे खोल लेंगे। अब रविवार को जो है एक दिन के लिए कैसे खोला गया कहा गया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने जो सफाई दी है वो आप कह सकते हैं, ये कहा कि एक कर्मचारी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो एहतियातन उन्हें आईसीयू में लेना पड़ा था। सोमवार को शाम को उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उन्हें जनरल वार्ड में फिर शिफ्ट कर लिया गया, लेकिन जब तक पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा आईसीयू का संचालन संभव नहीं है। अब आप इसको कोइंसिडेंट मानिए या कुछ भी मानिए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ तो यही कह रही हैं। चलिए रेडियो पर मौसम का हाल थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। उत्तराखंड के अंदर रेडियो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में अगर रेडियो की बात की जाए तो पहले काफ़ी बड़े लेवल पर रेडियो चला भी है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर ही रेडियो काफ़ी कम आया, लेकिन अभी जो है उत्तराखंड में दोबारा से मौसम वगैरह का हाल अगर आपको सुनना है तो रेडियो पे वो मिल सकता है। अब ये जो रेडियो हैं ये होंगे सामुदायिक रेडियो केंद्र, और ये चलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेजों के माध्यम से। अच्छा, अब ये क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपदा प्रबंधन सचिव जो है S.A. मुरुगेश अभी उत्तराखंड के अंदर, इन्होंने कहा है कि 10 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र भेजा गया है और कहा गया है कि जो सामुदायिक रेडियो केंद्र हैं क्या ये खोले जा सकते हैं और कहाँ कहाँ खोले जा सकते हैं। इसका मेजर उद्देश्य जो होगा आपदा के समय लोगों को जागरूक करना होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, देखिए मौसम का हाल बताया जाएगा, भूस्खलन, सड़कें बंद होने की सूचनाएं हैं। अब कोरोना, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के बचाव के लिए भी आएंगे, और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर अन्य जागरूकता के कार्यक्रम भी आएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी है, वो अपना रेडियो केंद्र जो है वो जो है थोड़ा अपग्रेड करेगा। अब इसका एक सामुदायिक रेडियो केंद्र है, ठीक है, हेलो हल्द्वानी करके एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो है अपना रेडियो चलता है। अब इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा, जागरूकता कार्यक्रम, विद्वानों के साक्षात्कार, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम यहाँ से संचालित होते हैं। अभी इसमें यह है कि इसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाएगा और आपदा की दृष्टि से भी इनको एक्टिव किया जाएगा। अभी मैंने 2 बड़े स्टेप आपको आपदा के लिए बताए भी थे, एक तो ब्लॉक लेवल पे आपदा प्रबंधन केंद्र खोलने के लिए, दूसरा 2 रेडियो लगाए गए गौचर और 2 हेलीकॉप्टर जो हैं ये गौचर और पिथौरागढ़ के अंदर, तीसरा आप यहाँ पे देखिए रेडियो। ठीक है ना। अब देखिए इसके अलावा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निवास विभाग का पत्र भी इनको मिला है, तो इसमें यह कहा गया है कि रेडियो को आप क्या कीजिए, अपना अपग्रेड कीजिए, इसमें डिजिटल माध्यम से भी प्रसारित कीजिए, और इसके अंदर आप अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम प्रसारित कीजिए, उसके साथ में आपदा वगैरह से भी रिलेटेड चीज़ें कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विश्वविद्यालय हैं कौन कौन से,
तो एक तो रुड़की प्रौद्योगिकी संस्थान है आपका, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल है, तकनीकी विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल गढ़वाल विश्वविद्यालय है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान जो काशीपुर है वो, मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी आप कह सकते हैं यूयू, दून विश्वविद्यालय देहरादून और गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जो है, और बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय को भी रखा गया है भरसार के। तो ये वो कॉलेजेस हैं जिनको अभी सामुदायिक रेडियो आप इनके जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अब आपने क्योंकि काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा भी है और आप समझते भी हैं कि ये काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और चीज़ें आपको थोड़ा सा पता भी होनी चाहिए। वैसे मैं आज के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है नेपाल और भारत के रिश्तों को थोड़ा सा समझना। तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर देंगे दोस्तों। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे आंसर देंगे कि जो सुगौली की संधि है, जो कि सबसे बड़ा विवाद का कारण भी बनती रही है, वो कब हुई थी, तो उसकी डेट वगैरह आप मुझे बताएंगे। सुगौली की संधि कब हुई थी, ये कमेंट सेक्शन करना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मान के चलिए, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर देंगे। और बाकी ये नंबर है, आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है ग्रुप में ऐड होने के लिए, कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। बाकी सारे तरीके हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन के अंदर सब जगह मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।